गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। 3-4 वीडियो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के बनाए गए हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड की फंडामेंटल डिफिनीशंस, उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ और ली डेरिवेटिव के रिगार्डिंग बात किया गया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स के बारे में भी चर्चा किया था। इस वीडियो में भी हम लोग जो है कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के कुछ और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक थ्योरम कंसीडर करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड की बात है, ये आपने देखा था कि अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, if an n-dimensional differentiable manifold Vn of class CR plus 1, then there exists a vector valued real linear function f and a one form small u and a particular vector field u satisfying f square, ये था आपका f square plus in is equal to f square plus in is equal to this is u tensor product capital U, or sometime this is if and only if x double bar plus x is equal to this is u, this is u, u x u, this is u, u x u। ठीक है, आपको याद पड़ा होगा। और साथ ही साथ एफ यू इज इक्वल टू यू बार इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x बार आपका डिफाइंड होता है दिस इज एफ एक्स से। ये आपका कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड की डिफिनीशन थी जिसके बारे में कहा गया था। ठीक है, डिफाइन किया गया था प्रीवियस वीडियो में। तब जाके आप ये कहते हैं कि ये जो आपका पेयर तैयार हो रहा है एफ कॉमा यू कॉमा स्मॉल यू, दिस इज नोन एज द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर एंड द करस्पॉन्डिंग मैनिफोल्ड इज सेड टू बी द ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड। ठीक है, तो ये चर्चाएं जो है प्रीवियस वीडियो में किया गया था। इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और पीछे के वीडियो में भी हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थ्योरम कंसीडर करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस थ्योरम को। इफ अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ बोले तो जो आपका वेक्टर वैल्यूड बाइलिनियर फंक्शन था जिसका टेंसर ऑफ टाइप 1,1 होता है, इन एन दिस इज ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट, दिस इज इन एन ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, in an almost contact structure of u small u। ठीक है, then this is shows that alpha square plus 1 to the power m is equal to 0। ये आपको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हम बात अभी करेंगे। देखिए, मल्टी सेट एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं बगल में चर्चा कर दे रहा हूँ। अगर आप मल्टी सेट की बात करें, दिस इज मल्टी सेट। ठीक है, मल्टी सेट के बारे में क्या बताया जाता है कि सपोज दैट आपके पास कोई सेट ए दिया हुआ है, दिस इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी डी। ठीक है, ये आपका कोई सेट है। मतलब अगर सेट के अंदर, वैसे तो सेट के अंदर एलिमेंटों के रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार एक ही एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो हम इसे इस प्रकार के सेट को मल्टी सेट बोलते हैं। और इसकी मल्टीप्लिसिटी की बात आती है तो किसी भी सेट के अंदर मौजूद तथ्यों की मल्टीप्लिसिटी कितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं उससे डिफाइन होती है। तो इस ए एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1,
इस बी एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2, इस सी की कितनी मल्टीप्लिसिटी होगी 2, इस डी की कितनी मल्टीप्लिसिटी होगी आपकी 3। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी सेट एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो मल्टी सेट के बारे में बोलें तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट एक दो एलिमेंट जो है कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हो, मतलब रिपीटेड एलिमेंट्स हो, और जितनी बार वो एलिमेंट रिपीट करते हैं उनकी संख्या को ही उस एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका रोल इस थ्योरम में लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने वर्क को करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस थ्योरम में कहा क्या गया है, ये बड़ा आपको स्पष्ट करना जरूरी है कि अल्फा जो है वो किसी वेक्टर एफ का आइगन वैल्यू है। ठीक है, आइगन वैल्यू आपको पता है बीएससी क्लासेस में हम निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो और i उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लैम्डा से गुणा करने के बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यूज मिलती है देन दैट वैल्यू इज नोन एज द आइगन वैल्यू ऑफ a। ठीक है, और इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर डिफाइंड होता है। सपोज दैट इसके करस्पॉन्डिंग ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इसी x को आप जो है लैम्डा के रिगार्डिंग a का क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जितनी आइगन वैल्यूज होती है उतने ही आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप बीएससी 2 में पढ़ते हो, बीएससी 2 में इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, देखिए हम कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। हमें इसका क्या सेंस निकलता है, इसका सेंस ये निकलता है कि अगर अल्फा इस एफ का आइगन वैल्यू है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, और आपका प्लस माइनस आई होगा, लेकिन वो कितने टाइम रिपीट कर रहा है, आपका यम टाइम रिपीट कर रहा है। ये आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो ये तय है कि ये जो कॉन्टेक्ट ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आपका यफ होता है, उस यफ के पास जो आइगन वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है, प्लस आई होती है, माइनस आई होती है इन जनरल केस में, और जो आपके आई और माइनस आई होते हैं वो कितने टाइम रिपीट करते हैं, m टाइम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है साबित करना। इसके लिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिसिटी की बात भी हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस थ्योरम में आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज v है x डबल बार प्लस x इज इक्वल टू यू एक्स, दिस इज u। ठीक है, this is for every x, this one is the equation number 1। ठीक है, and also this is f u is equal to u bar is equal to 0, say equation number 2। चूंकि कॉन्टेक्ट मैनीफोल्ड है तो ये बातें तो आपके पास मिलेंगी। ठीक है, मान लेते हैं let alpha be the eigen value of f corresponding to the eigen p, then this is f p is equal to alpha p, say equation number 3। जैसे ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स था, सेम तरीके से ax इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका अल्फा पी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कुछ चीज़ों का ख्याल रखने का क्या मतलब है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखने का मतलब ये है कि कैसे आप इसका वर्क करेंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा सोच समझ के वर्क करेंगे। देखिए कैसे आप करने जा रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो P आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, लीनियर डिपेंडेंट। जरा सा और आगे देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। नाउ दिस इज एफ स्क्वायर पी, हम ऑपरेट कर रहे हैं एफ स्क्वायर पी। ठीक है,
एफ स्क्वायर पी का मतलब हो जाएगा आपका एफ पी। एफ पी का मतलब ऊपर से अल्फा पी, दिस इज अल्फा पी, ठीक है। अल्फा बाहर हो जाएगा, दिस इज एफ पी एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी, ठीक है। तो यानी यहां से आपको क्या मिला, और पी डबल बार इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी, ठीक है। अब P डबल बार का मतलब आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए लागू होता है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू काई हम आप कह सकते हैं। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, माइनस पी प्लस दिस इज यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी। दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से आप क्या बोल सकते थे, यहां से आप बोल सकते थे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 पी इज इक्वल टू यू पी यू, ठीक है, यू पी यू से इक्वेशन नंबर 4। देखिए आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपली सबसे पहले कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट किया। चूंकि आपके पास ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपने कहा सवाल में ही है कि अल्फा जो है इस एफ की आइगन वैल्यू है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर पी, देन एफ पी इज इक्वल टू अल्फा पी। जैसे ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स था बीसी सेकेंड ईयर में, ऐसे एफ पी इज इक्वल टू लेमडा पी, ठीक है। इसके नाउ एफ स्क्वायर पी लेके चला, एफ इंटू एफ पी ले लिया। एफ पी की वैल्यू ऊपर से अल्फा पी, अल्फा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो एफ पी और ये फिर एफ पी की वैल्यू आपकी अल्फा 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 मिला के अल्फा स्क्वायर पी। पी डबल बार इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी। पी डबल बार की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी यू, ठीक है। तो दिस इज माइनस पी यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू यू आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। पहली बात तो ये कि आपका जो P है वो इस U के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि हो सकता है कि यह P जो है इस P और U दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस, मैं ऊपर रफ कर रहा हूं क्योंकि वहां उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको नहीं रफ कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूं। यहां हम ध्यान देंगे, देखिए हम पहले केस पे जा रहे हैं। अगर हम पहले केस की बात करें, दिस इज केस फर्स्ट, ठीक है। क्या केस फर्स्ट, लेट पी इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू, देन क्या, देन P इज इक्वल टू AU फॉर सम A बिलोंग्स टू R। ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर P U के ऊपर डिपेंड करता है तो इसका मतलब कि P जो है डिपेंडेंट ऑन U, मतलब U में कुछ करके हम P को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंस यहां पे निकलता है। अब इसका यूज जो है इक्वेशन नंबर 4 में करिए, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज AU इज इक्वल टू U, दिस इज AU। इस वन फॉर्म से, स्मॉल इज द वन फॉर्म, इस वन फॉर्म से कोई भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, दिस इज यू इज और दिस इज यू, ठीक है। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, प्रूव भी किया हुआ है कि अगर वन फॉर्म के ऊपर ये पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड ऑपरेट होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, यू इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज AU इज इक्वल टू AU, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
और यहां से आप बोल सकते हो implies that alpha is equal to 0 या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अल्फा 0 हो जाता है, ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज है। अगर अल्फा 0 हो जाता है, गौर करिएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 0 is the eigenvalue of f corresponding to the eigenvector u। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एफ यू इज इक्वल टू 0। एफ यू, दिस इज एफ यू इज इक्वल टू 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, यानी कि जो u है, सॉरी जो 0 है, वो इस f का u के आइगन वेक्टर u के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, यहां पर u इस कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड में u एक ओनली ऐसा वेक्टर है जो इस एफ यू करने पर ही 0 देगा, और किसी सेंस में आइगन कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड के अंदर ऐसा नहीं बोला। यानी कि अगर हम 0 की मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो वो कितनी है, आपकी 1 है। 0 केवल एक ही टाइम रिपीट होगा, भले 0 डबल बार रिपीट हो रहा है 0 0, लेकिन वो इस पर्टिकुलर u के ऊपर f ऑपरेट करने पर ही 0 दे रहा है, यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 है वो यहां पर 1 है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, u is only vector this is such that fu is equal to u bar is equal to 0, and therefore eigenvalue 0 is of multiplicity 1। ठीक है, ये आपको एक लॉजिक मिला। फिर से समझिए, इक्वेशन 4 आप प्राप्त कर रहे हैं। यहां पे दो संभावनाएं हैं, P U के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है या P इस U से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर P इस U के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो इस P को U इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है, तो P इज इक्वल टू यू। हम P इज इक्वल टू AU को इक्वेशन नंबर 4 में रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AU इज इक्वल टू UAU इज इक्वल टू U हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होगा जो कि इस वन फॉर्म से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये AUU इज इक्वल टू इंटू U। ठीक है, U वन फॉर्म है, कैपिटल U पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड है, तो U करने पर आपका जो रिजल्टेंट होगा 1। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रीवियस वीडियो में जिसको साबित भी किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AU। ठीक है, इन दोनों साइड से AU कैंसिल हो जाएगा या आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर आप बात करें तो 0 जो है इस f का आइगन वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर u, क्योंकि आपको पता है f u इज इक्वल टू 0 इंटू यू इज इक्वल टू 0, यानी जस्ट इट इज वर्क लाइक दिस। ठीक है, इट मीन दैट 0 is the eigenvalue of f corresponding to the eigenvector u. u is the only vector such that f u is equal to 0। आपको पता है फंडामेंटल डिफरेंशियल कॉन्टेक्ट मैनिफोल्ड की है, f u is equal to u bar is equal to 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक u एक ऐसा मात्र वेक्टर है जो f u करने पर 0 देगा, यानी जो आइगन वैल्यू 0 है उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि 0 की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 होगी। जैसे आपको प्रूफ करना था अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर m, उस टू दी पावर m कहने का मतलब कि i और माइनस i की जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो m टाइम हो जाएगी, उसका कारण आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है,
तो आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे कैसे ये क्या किया गया है, ठीक है। अब मैं सेकेंड पोर्शन पे जा रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, गौर करिएगा, दिस इज केस 2। हम केस 2 की बात करें, ठीक है। लेट दिस इज P और U आर linearly, this is R linearly independent, linearly this is in linearly independent, then from 4 this is we have alpha square plus 1, this is P, UP, this is U, ठीक है। आपने इक्वेशन 4 को उठा लिया। अब यहाँ कुछ बातों को हमें ख्याल रखना होगा। अगर आप इसे P और U को लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस UPU इज इक्वल टू 0। तो जो स्केलर्स होंगे वो भी पर्टिकुलरली 0 के बराबर होंगे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात आप समझते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो सारे सारे स्केलर 0 होने चाहिए। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस इज UP इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है। अब आपने इस बात को साबित किया है कि जो रैंक ऑफ, देखिए मैं एक काउंटर ले रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, जरा समझिएगा। आपने जब आप अपना प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पे एक एग्जाम्पल लिया गया था 4 डायमेंशनल मैनिफोल्ड के लिए। ये F एक डिफाइन किया गया था, दिस इज 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ये आपको F डिफाइन किया गया था, ठीक है। दिस इज सॉरी, दिस इज आई थिंक दिस इज 1, दिस इज 1 0 और दिस इज दिस, ये आपको डिफाइन किया गया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब आप इसका रैंक निकालते हैं तो बड़े स्पष्ट विचारों से आप इसे समझ सकते हैं। हम इसके रैंक की बात करें तो हम इसके रैंक निकालने के लिए 2 तरह के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इक्लान फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अगर हम इसे इक्लान फॉर्म से जाएं तो आपको पता है किसी भी कॉलम और रो को इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है। तो हम पहले इसको ले आ रहे हैं 1 0 0 0 0 0, फिर इसको 0 1 0 0 0, फिर इसको ले रहे हैं 0 0, दिस इज एक कॉलम और दिस इज, ठीक है, दिस इज 0 सॉरी, दिस इज माइनस 1 0 0 0, दिस इज 0 0 सॉरी, दिस इज, ठीक है। फिर यहां पर दिस इज 0 0 0 माइनस 1 0 एंड लास्टली 0 0 0 0 0। ये अगर आप इसके रैंक की बात करें तो ये रैंक होगा 4 बोले तो 2m हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रैंक ऑफ F इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स 4, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसके आइगन वैल्यू निकालें तो वो आइगन वैल्यू इस एग्जाम्पल के लिए 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए 1 आएगी और -1 आएगा, -1 आएगा। इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर आप बात करें और इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। यानी कि अगर कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के अंदर जो आपका रैंक है अगर वो इस फॉर्म में है तो ये तय है कि उस कंडीशन में जो आइगन वैल्यू मिल रही होगी, एक की मल्टीप्लिसिटी m रही होगी और दूसरे की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, वो भी m हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इस लॉजिक को यहाँ स्टैंड करने वाले हैं। पहली बात तो जनरल केस में
अगर आप इसके f के रैंक की बात करें, हालांकि ये प्रीवियस के लेक्चर्स में ये प्रूव भी किया गया है कि जो आपके कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड का डायमेंशन होता है वो m ऑड होता है। उसी में दिखाया गया है कि रैंक ऑफ f इज इक्वल टू 2m के बराबर हो जाता है। ठीक है, 2m है मतलब इन द सेंस की इवन सेंस में आ गया। ठीक है, तो रैंक ऑफ f इज इक्वल टू 2m। डायमेंशन ऑड है लेकिन रैंक आपका इवन मिलता है। ठीक है, तो दिस देयरफॉर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ I and माइनस I आर यम। ठीक है, सो देयरफॉर there are m linearly this is independent eigenvector this is corresponding to eigenvalue plus I and m eigenvectors corresponding to eigenvalue minus I। ठीक है, सो V में एक्सप्रेस दोनों केस मिला के आप यहां पर देखें तो क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे। दिस इज लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भैया आप बोल रहे हो कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यम है वो आपकी आई की मल्टीप्लिसिटी यम है और माइनस आई की मल्टीप्लिसिटी भी यम है, तो और अल्फा की मल्टीप्लिसिटी 0 है। तो आप यहाँ पे 0 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपकी 1 है। तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस आई अल्फा माइनस आई और इस पे टू दी पावर यम इज इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में ए फार्मूला लग जाएगा। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर यम इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम। एक बार इस केस को आप फिर से समझिए। इसमें कहा गया कि P और U लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज लिख दिया गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1, मैं यहां लिख रहा हूं P माइनस UP दिस इज U इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर तो स्केलर्स क्या होने चाहिए 0 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, UP इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस आई। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड के अंतर्गत 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए, ठीक है, 5 डायमेंशनल स्पेस 5 डायमेंशनल स्पेस था यहाँ पर। ठीक है, 5 डायमेंशनल स्पेस के लिए जब मैंने लिया था तो उस कंडीशन में आपने जब इसको आइगन वैल्यू जब इसका रैंक निकाला था इक्लान फॉर्म से तो वो 4 आया था। 4 मतलब 2 इंटू एम मतलब इवन आया था, लेकिन इसका डायमेंशन क्या था आपका ऑड था। तो आप पा क्या रहे हैं कि इसका जब आप आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 1 1 2 बार रिपीटेड है, माइनस 1 1 मतलब यहां से प्लस 1 2 बार रिपीट कर रहा है और यहां से माइनस 1 दिस इज यहां से लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 भी 2 बार रिपीट करेगा और प्लस 1 भी 2 बार, यानी कि 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपकी 2 है
और -1 की मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आपकी है 2 है, यानी कि अगर डायमेंशन 4 है तो इसका आधा जो है आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा और आधा दूसरे वाले आइगन वैल्यू का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए रैंक ऑफ f इज इक्वल टू 2m। ठीक है, इन जनरल देयरफॉर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ i एंड चूंकि जनरल सेंस में है i एंड माइनस i आर m and there are the m linearly independent eigen vector corresponding to the eigen value i। ठीक है, और m eigen vector corresponding to the eigen value minus i। So case 1 and case 2 both are combined together, it can be expressed as alpha plus i alpha minus i to the power m, because जो यहां पर अल्फा की मल्टीप्लिसिटी है, मतलब अल्फा की जो मल्टीप्लिसिटी जो केस 1 में आई है वहां पे आप अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 0 प्राप्त करते हैं और 0 की मल्टीप्लिसिटी 1 थी, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन i और माइनस आई की मल्टीप्लिसिटी m है, तो यानी कि अल्फा प्लस आई अल्फा माइनस आई टू दी पावर m यहां पर इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर m इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड थ्योरम है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूरे के पूरे अलजेब्रा जो बीएससी सेकेंड ईयर में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़े जाते हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया गया। अगर आप इसे आसानी से देखेंगे और बीएससी 2 के और अपने प्रीवियस क्लासेस की बातों को कोरिलेट करके समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरम पे बात करेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।